हेलो एवरीवन। तो अब हम शुरू करते हैं अपना सेकंड लेक्चर। तो आज हम कुछ नए टॉपिक्स और पढ़ेंगे। कल हमने इन दो टॉपिक्स को डिस्कस किया था, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और ग्राफिकल एनालिसिस। उसमें हमने एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो टॉपिक किया था, उसमें ऐसा था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने नाम जरूर लिया था, पर उसको मैं नहीं मानूंगा कि वो टॉपिक हमने किया है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही डिटेल टॉपिक है और इसको मैं दोबारा से एक बार करना चाहूंगा। दोबारा से हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के सारे एग्जांपल्स करेंगे, किस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ट्रेंड्स वेरी करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी ये बात आपको बताया था, ठीक। उसके बाद एक और चीज जो लास्ट वीडियो मैंने देखा, बाद में मैंने तब रियलाइज नहीं किया, आई एम वेरी सॉरी। उसमें ग्राफ का काफी सारा पार्ट जो बीच में था वो ब्लर हो गया, मतलब उसमें दिख नहीं रहा है। मेरी आवाज ठीक से आ रही है बट समझ बोर्ड पे नहीं दिख रहा है। बीच बीच में ऐसा हो रहा है कि काफी ब्लर हो गया है और बोर्ड पे नहीं दिख रहा कि क्या लिखा हुआ है। तो अगर आप समझ पा रहे हो तो ठीक है, बट अगर किसी को बीच में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइए। आप वीडियो देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा अप्रोक्सीमेटली 31 मिनट्स पे वो इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है। तो उसको मैं आपके साथ जो पीडीएफ फाइल शेयर करूंगा उसके अंदर ऑब्वियसली मैं उसको मेंशन करूंगा और आप वहां पे भी देख सकते हो। अदरवाइज इफ यू वांट अनदर वीडियो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं अनदर वीडियो बनाने को भी तैयार हूं, ठीक। तो आज हम अपना लेक्चर शुरू करेंगे। और हाँ, एक और बात, इन्हीं चीजों को देखते हुए कि बोर्ड पे दिक्कत आ रही है, बोर्ड पे मैं ठीक से कंपैरिजन नहीं करके दिखा पा रहा हूं। मतलब मैं चाह रहा था कि मैं सारे डाइपोल डाइपोल आयन डाइपोल सबको एक साथ बोर्ड पे लिख के दिखाऊं, पर क्या है कि स्पेस इतना नहीं है मेरे पास बोर्ड पे, तो मैं कंपैरिजन नहीं कर पा रहा हूं। इसीलिए आई एम मूविंग टू डिजिटल टीचिंग। आपको सिर्फ मेरा फेस दिखाई देगा उस डिजिटल बोर्ड पे और साथ में टेक्स्ट दिखाई देगा जैसे कि एकदम आपकी स्क्रीन पे ही लिखा हो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर नाउ। जहां से हमने कल खत्म किया था उसके बाद से आज हम शुरू करेंगे और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को मैं बाद में लेते हुए चलूंगा, ठीक। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। तो हम बात कर रहे हैं गैसियस स्टेट की। गैसियस स्टेट हमारा टॉपिक है जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो गैसियस स्टेट में कल हमने दो टॉपिक्स जो यहाँ पर कर लिए थे उसको मैं एक बार बता देता हूँ। कल हमने दो टॉपिक कर लिए थे, दैट इज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हम कर चुके थे और साथ ही साथ हमने यहाँ पर किया था ग्राफिकल एनालिसिस। इन दोनों की जरूरत मुझे बीच बीच में पड़ेगी। जहां पर भी मुझे जरूरत पड़ेगी मैं आपको बता दूंगा क्या करना है, इसका कैसे करना है, तो आप इसको देख पाओगे, ठीक है ना। तो ये हमने इतना काम कर लिया था, ओके। तो आज का जो क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है कि व्हाट डिसाइड्स द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। यानी कि देखो, गैसियस स्टेट की बात कर रहे हैं तो यानी कि हमें अलग अलग स्टेट ऑफ मैटर भी पता होना चाहिए। और स्टेट ऑफ मैटर को कौन डिसाइड करता है, क्या फैक्टर है जो ये बताते हैं कि मैटर का स्टेट जो है वो क्या रहेगा। देखो, इसके लिए हमारे पास दो फैक्टर्स हैं। यहां पर मैं इसकी बात फिर से यहां पे करने जा रहा हूं, जो कि हमारी स्टेट डिफाइन करते हैं। उन दो फैक्टर्स को हम बोलते हैं, सबसे पहला फैक्टर जो है हमारे पास वही जो हमने कल पढ़ा, दैट इज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, पहला फैक्टर। अब इस फैक्टर को पहले मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देख, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब देखो, इसमें बहुत सिंपल सी बात है। आपको क्या लगता है, देखो तीन स्टेट हमारे पास मैटर की होती है, वैसे तो तीन से ज्यादा होती है बट हम अभी तीन की बात करते हैं। तो तीन स्टेट में सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक। सॉलिड में हम जानते हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होते हैं और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होने की वजह से, हाँ, तो बात चल रही है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की। जैसा कि मैंने बताया कि सॉलिड में हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के एकदम क्लोजली पैक्ड है। यानी कि अगर मॉलिक्यूल्स देखें तो एकदम पास 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 एक दूसरे के होंगे, तो यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हाई। वेयर एज गैसियस की बात करें तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हमारे उतने हाई नहीं होंगे। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं कि इंटरमोलिक्यूल जब हाई होंगे, व्हेन द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इज हाई, तब हमारे पास सॉलिड सॉलिड स्टेट हैव मोर प्रोबेबिलिटी, उसकी होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही मेरे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं किस तरीके से डायग्राम बनाना चाहूं तो देखो जरा ध्यान से, जैसे जैसे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारा जो है सॉलिड स्टेट को सिस्टम अप्रोच करता है। इस तरीके से अगर हम बोले तो हमारा सिस्टम, अगर मान लीजिए यहां पर गैस है, यहां पर लिक्विड है, तो यहां पर हो जाएगा सॉलिड। और ये इंक्रीजिंग एरो मैंने दिखाया इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के लिए। इंटरमोलिकुलर फोर्स इंक्रीजेस, द सॉलिड स्टेट प्रोबेबिलिटी विल इंक्रीज। तो ये था एक फैक्टर जिससे कि हम डिसाइड करते हैं कि हमारा जो सब्सटेंस है उसका स्टेट क्या होगा। दूसरा फैक्टर विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज थर्मल एनर्जी। ये भी अब वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, थर्मल एनर्जी। देखो, हर एक मॉलिक्यूल की एक एनर्जी होती है,
एक टेम्परेचर पे, जिसको हम बोलते हैं टेम्परेचर के कॉरेस्पॉन्डिंग जो उसकी एनर्जी होगी उसको मैं बोलूंगा थर्मल एनर्जी। ओके, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई दो मॉलिक्यूल है, अब देखो जिस मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा होगी, लेट्स से एक मॉलिक्यूल ए है, दिस मॉलिक्यूल इज बी, इस मॉलिक्यूल की अगर एनर्जी ज्यादा है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। मोर रैंडम मोशन, मोर रैंडम मोशन का मतलब है कि इसकी एनर्जी ज्यादा है। ज्यादा रैंडम मोशन होने की वजह से इफ द रैंडम मोशन इज मोर, अब रैंडम मोशन मेरा ज्यादा हो गया तो इससे साफ साफ पता चलता है कि मॉलिक्यूल्स अब एक दूसरे से ज्यादा तेजी से इधर उधर भाग रहे हैं। मॉलिक्यूल्स आर नॉट कमिंग क्लोज टू वन अनदर। मोर रैंडम मोशन, लेस इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस उसी हिसाब से कम हो जाएंगे। तो यानी कि थर्मल एनर्जी बढ़ी तो इंटरमोलिकुलर लेस हुए फोर्सेस, तो यानी कि जैसे जैसे थर्मल एनर्जी बढ़ेगी तो हमारी गैसियस स्टेट की जो प्रोबेबिलिटी है दैट विल एग्जिस्ट मोर। यानी कि अगर इसके लिए मुझे सेम टाइप का एक डायग्राम बनाना हो तो डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये मैंने एरो दिखाया जिसमें हमारे पास इस तरीके से हमारे इंटरमोलिकुलर थर्मल एनर्जी बढ़ रही है, तो सबसे कम जिसमें थर्मल एनर्जी होगी वो सॉलिड होगा, उसके बाद हमारा लिक्विड होगा और उसके बाद हमारा गैस हो जाएगा। यानी कि मोर थर्मल एनर्जी गैस एग्जिस्ट होगा, लेस थर्मल एनर्जी सॉलिड में वो एग्जिस्ट करेगा। इसी तरीके से और उल्टा हमारा फैक्टर जो चलता है दैट इज अबाउट थर्मल एनर्जी से जो प्रीवियस फैक्टर था हमारा दैट इज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जितने ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा सॉलिड होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास होगी। हाँ, तो माय डियर स्टूडेंट्स, थर्मल एनर्जी की एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बन सकता है अगर हमें जब भी डिसाइड करना है कि व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ द मैटर। फॉर एग्जांपल अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की ही बात करें, लेट्स से हमारे पास दो सिस्टम हैं ए एंड बी, दोनों के अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सेम है, बट ए की अगर मैं बात करूँ तो ए में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी थर्मल एनर्जी, उनके पास भी कुछ ना कुछ थर्मल एनर्जी होगी और बी के पास भी होगी। लेट्स से बी की जो थर्मल एनर्जी है वो ज़्यादा है, यानी कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास, यानी कि मॉलिक्यूल्स के पास इट हैज़ मोर काइनेटिक एनर्जी। तो मोर काइनेटिक एनर्जी, और दोनों में मैं मानते चलता हूँ कि द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर सेम, दोनों में ही, दोनों के केसेस में ही, लेकिन बिकॉज बी हैज मोर थर्मल एनर्जी दैट मीन्स मोर काइनेटिक एनर्जी, दैट सजेस्ट दैट ये वाले मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आकर कभी रुकेंगे ही नहीं, चाहे इंटरमॉलिक्यूल फोर्स सेम हो, बट मॉलिक्यूल्स को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दिखाने के लिए एक दूसरे के पास तो आना पड़ेगा उसकी, बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो भी हमारे होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमेशा डिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं। डिस्टेंस के भी साथ इनका जो रिलेशन होता है वो हमेशा इनवर्स रिलेशन रहा है। यहाँ पर पावर हमारा कुछ भी रहता है, जो पावर हमने अलग अलग क्या क्या पावर होगा वो हम अलग अलग केसेस में इसको ऑब्जर्व करेंगे, बट अल्टीमेटली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि डिस्टेंस क्योंकि ज्यादा हो जाता है मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी होने के कारण, दे आर नॉट कमिंग क्लोज टू ईच अदर, दैट इज व्हाई मॉलिक्यूल्स जो हैं हमेशा के लिए गैसियस फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। ठीक, तो कुल मिला के अब हम बात करेंगे थोड़ी सी गैसियस स्टेट की। उससे पहले मैं एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ कि स्टेट्स ऑफ मैटर हमारे पास, स्टेट ऑफ मैटर हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या होते हैं, जिसमें हमारे पास जो पॉपुलरली कॉल्ड नोन है दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और हमारे सिलेबस में हमें जो मेनली बात करनी है यहाँ पर, हमें यहाँ पर गैसियस स्टेट की ही बात करनी है, उसी की ही प्रॉपर्टीज को हमें डिस्कस करना है कि गैसियस स्टेट की क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है और वो कैसे कैसे होता है। गैसियस स्टेट की बात करें तो गैसियस स्टेट, तो हमारे पीरियोडिक टेबल में कुछ हमारे पास एटम्स ऐसे हैं जो कि गैसियस स्टेट में ही रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्रुप्स की बात करूं तो ग्रुप वन में हमारे पास हाइड्रोजन है, इसे फर्स्ट ही पीरियड में लाई करता है, और इसके बाद हमारे पास ग्रुप 15, 16, 17 और 18। ग्रुप 15 में अगर हम बात करें तो फर्स्ट पीरियड में कोई नहीं, 16 में भी कोई नहीं, 17 में भी कोई नहीं, और फर्स्ट पीरियड में 18th ग्रुप में वी हैव हीलियम। इसके बाद ग्रुप 15 में वी हैव नाइट्रोजन, 16 में ऑक्सीजन, 17 में फ्लोरीन एंड 18 में नियॉन, एंड देन ग्रुप 17 में क्लोरीन, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ हमारी नोबल गैसेस, आर्गन, नियॉन के बाद आर्गन, आर्गन के बाद वी हैव क्रिप्टन, क्रिप्टन के बाद वी हैव xenon एंड आयरन। So these are all the gaseous atoms which are existing in periodic table। सिर्फ यही हमारे gaseous atoms होते हैं जो कि periodic table में हमें मिलते हैं। इनका आप खास ध्यान रखेंगे, इन्हीं की ही सारी प्रॉपर्टीज को हमें डिस्कस करना है। इनके बारे में ही हम आगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम एस और पी ब्लॉक पढ़ेंगे तो इनके बारे में हमें इनकी केमिस्ट्री, फिजिकल स्टेट, केमिकल स्टेट, सबके बारे में वहां पर हमें डिटेल में जानना है। ठीक, तो ये थी हमारी गैसियस स्टेट। इसके साथ साथ हमारे पास गैसियस स्टेट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं
कि जो कि गैस को डिफाइन करती हैं, तो उस गैसियस स्टेट की प्रॉपर्टीज में एक एक करके डिस्कस करना चाहता हूँ। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी गैसियस स्टेट की जो होगी वो हम ये कह सकते हैं कि दीज आर हाईली कंप्रेसिबल, यानी कि क्योंकि इसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं तो गैसेस को हम अच्छे से कंप्रेस कर सकते हैं। दीज आर हाईली कंप्रेसिबल। सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें तो गैसेस, जैसे कि हम जानते हैं कि सॉलिड्स के और लिक्विड्स के मुकाबले गैसेस में हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से कंपैरेटिवली दूर दूर होते हैं। तो हम कह सकते हैं दे हैव, सॉलिड्स दे हैव लोअर डेंसिटी, यानी कि इनकी जो डेंसिटी होती है वो लोअर होती है इन कंपैरिजन टू, किसके कंपैरिजन में, इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स एंड लिक्विड, यानी कि जो लिक्विड और सॉलिड्स की डेंसिटी होगी उसके मुकाबले हमारी जो गैसेस की डेंसिटी होगी वो लोअर होगी। थर्ड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स, देखिए अब क्योंकि मॉलिक्यूल फ्री स्टेट पे है तो वो सामने वो कंटेनर की वॉल्स पे हर जगह वो प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो एक बात का ध्यान रखेंगे कि गैसेस एक्सर्ट इक्वल प्रेशर, यानी कि गैसेस एक्सर्ट प्रेशर एक्सर्ट करती हैं इक्वली, यानी कि हर डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। गैसेस एक्सर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, यानी कि हर डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट में ही वो प्रेशर इंपार्ट करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है। फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें तो गैसेस का वॉल्यूम और शेप कुछ भी फिक्स नहीं होता, यानी कि हम कह सकते हैं दैट वॉल्यूम या फिर शेप की अगर हम बात करें इज नॉट फिक्स्ड, क्योंकि गैसेस के बीच में हम इसको, क्योंकि कंप्रेसिबल है किसी भी तरह कंप्रेस कर सकते हैं, वॉल्यूम शेप नॉट फिक्स नहीं होता। जबकि अगर हम बात करें कि तो फिर ये किसी क्या होती है, तो गैसेस हमेशा टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, दे टेक शेप ऑफ कंटेनर, जिस भी कंटेनर में आप उसे डालेंगे उसी कंटेनर का वो शेप ले लेगा, गैसेस जो है उसी कंटेनर का वो शेप ले लेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो गैसेस क्योंकि देखो बहुत ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं और गैसेस जब भी आपस में मिक्स होती हैं तो दे ऑलवेज मेक अ यूनिफॉर्म मिक्सचर, यानी कि वो कंप्लीटली मिक्स हो जाती है इररिस्पेक्टिव हमने कितनी गैस को कितने में मिलाया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी भी गैस को कितने भी प्रोपोर्शन में ऐड कर लो और वो हमेशा ही आपस में मिलके एक क्लियर सॉल्यूशन बनाएंगी, बिल्कुल होमोजेनाइज हो जाएंगी। तो हम लिख सकते हैं कि गैसेस की बात करें तो गैसेस मिक्स इक्वली, या फिर इक्वली की बजाय हमें वर्ड यूज करना चाहिए गैसेस मिक्स इवनली, यानी कि इवनली एंड कंप्लीटली, इवनली भी और कंप्लीटली भी इन ऑल प्रोपोर्शन, यानी कि हर प्रोपोर्शन में मिक्स हो जाती हैं गैसेस जो हैं विदाउट एनी केमिकल एड, बिना किसी सहारे के, बिना किसी सहायता के गैसेस जो हैं वो आराम से आपस में मिक्स हो सकती हैं। तो इस चीज का आप खास ध्यान रखेंगे। ऑल राइट, तो अब तक हमने बात की कि स्टेट्स ऑफ मैटर हमारे क्या क्या हो सकते हैं और किस तरीके से अलग अलग स्टेट्स हैं हमारे मैटर की। तो अब हम थोड़ी सी बात करेंगे अपने प्रेशर टर्म्स की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर, देखो अभी तक सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है हमारा गैसेस का, तो इंट्रोडक्शन में हमें सभी तरह का प्रेशर भी जानना जरूरी है। तो अब की जो नेक्स्ट टॉपिक जो मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ उसमें मैं दो टॉपिक्स को बेसिकली डिस्कस करूंगा। दैट इज नंबर वन इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक तो मैं लेने वाला हूं यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और दूसरा मैं यहाँ पर लेने वाला हूं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, आज इस टर्म को हम ढंग से सीखेंगे कि क्या मतलब है वेपर प्रेशर का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, या फिर प्रेशर ऑफ अ गैस, प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ कंटेनर, प्रेशर ऑफ गैस इन कंटेनर। तो इन सारी टर्म्स को हम यहाँ पर सीखेंगे, जानेंगे और इनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने सबसे पहली टर्म की, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैं डिस्कस करूंगा। देखो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए या फिर प्रेशर को मेजर करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं दैट इज बैरोमीटर। बैरोमीटर का नाम आपने खूब सुना होगा। बैरोमीटर की मैं एक डिटेल्ड वीडियो बाद में देने वाला हूँ। बैरोमीटर को मैं अलग से, पूरा कॉन्सेप्ट बैरोमीटर का मैं डिस्कस करूंगा। बैरोमीटर अपने आप में ही बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, दैट इज अ डिटेल्ड वीडियो जो कि हम बाद में बात करेंगे। इस वीडियो में मैं बैरोमीटर को नहीं एक्सप्लेन करना चाहता, तो इसकी हम बात बाद में करेंगे, ओके। तो बैरोमीटर की बात तो बाद में हो जाएगी, लेकिन अभी हम समझेंगे कि व्हाट इज दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कीजिए, मान लीजिए ये हमारा सरफेस ऑफ अर्थ है इस तरीके से, यहां पर इसके अगर मान लीजिए मैंने एक छोटा सा हिस्सा ले लिया, इसके ऊपर जितनी भी हमारी एयर है, जो भी एटमॉस्फेयर का पार्ट है,
जो भी एयर इसके ऊपर लाई कर रही है वो जो इस छोटे से पार्ट पे प्रेशर लगा रही है, क्योंकि एयर है तो एयर का कुछ ना कुछ मास भी होगा, तो मास होने की वजह से यहाँ पर वो कुछ ना कुछ प्रेशर भी अप्लाई करेगी। अगर ये मेरा अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस के ऊपर ये एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर से जो भी एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसका जो मास है, मास जो इस अर्थ के ऊपर प्रेशर लगा रही है, उसको मैं बोलूंगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर हमें डेफिनेशन देना हो तो डेफिनेशन बहुत ही सिंपल सा, द मास ऑफ एयर, एयर का जो मास है इन द एटमॉस्फेयर, द मास ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर प्रेसिंग डाउन, यानी कि जो नीचे की तरफ वो दबाव लगा रही है, प्रेसिंग डाउन ऑन अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस नीचे है, अर्थ सरफेस पे जो दबाव लग रहा है उसी को मैं बोलता हूं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक, तो इसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो ये हो गया। अब इसके बाद हम प्रेशर के कुछ यूनिट्स की हम बात कर लेते हैं। तो प्रेशर का जो बहुत ही कॉमनली यूज यूनिट है, अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं तो प्रेशर का जो एसआई यूनिट है दैट इज एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर में जो हमारा 1 एटमॉस्फेयर होता है, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101, ये मैं एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख रहा हूँ, 101,000 पास्कल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101 किलो पास्कल। इसको हम किलो पास्कल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और इसको हम अगर एक स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। ओके, और इसमें यूनिट कन्वर्जन में हम भी लिख सकते हैं कि 1 एटमॉस्फेयर इज आल्सो इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg। ये mm ऑफ Hg वाली कंप्लीट जो डिस्कशन है वो मैं बैरोमीटर वाली वीडियो में डिस्कस करूंगा, और इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट इज आल्सो इक्वल टू 760 टॉर। बट एक बात ध्यान रखेंगे, इन सभी में जो हमारा SI यूनिट है दैट इज एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर इज द SI यूनिट ऑफ द प्रेशर। ओके, सो ये था हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बहुत ही सिंपल सी बात है, कोई भी इसमें डिफिकल्ट बात नहीं है, सिंपल सी बात है कि अर्थ सरफेस पे जो एयर प्रेशर लगा रही है उसी को हम बोल रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, वेरी क्लियर। अगली टर्म जो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है उसको समझना बहुत जरूरी है, और वो बहुत सारा डाउट की तरह हमेशा आगे आती है, दैट इज वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को मैं यहां पर अच्छे से क्लियर कर देना चाहता हूं कि भाई ये वेपर प्रेशर क्या चीज होती है, और ये कहां से आया, ये गैस के प्रेशर से अलग क्यों है, कैसे हम इसको डील करेंगे, इसकी मैं पूरी एक बार यहां पर चर्चा करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना कि वेपर प्रेशर जो होता है वो हमेशा वोलाटाइल लिक्विड के केस में ही ऑब्जर्व होगा। लेट्स से मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे मैंने एक बीकर ले लिया। ओके, बीकर के अंदर मैंने यहाँ पर एक लिक्विड रख लिया। ठीक है, ये लिक्विड मैंने बोला कि दिस इज लिक्विड ए। अब जो लिक्विड ए है दिस इज वोलाटाइल इन नेचर। अब देखो, वोलाटाइल का आपको मतलब पता होना चाहिए कि जो कि गैसियस स्टेट में चेंज हो सकता है। ओके, अगर ये वोलाटाइल है तो इसके जो कुछ मॉलिक्यूल्स हैं वो निकल के इस तरीके से ऊपर एयर में जाएंगे, या ऊपर जो है वो गैसियस फॉर्म में जाएंगे, अपने वेपर स्टेट में जाएंगे। तो इस तरीके जो मैंने अपवर्ड एरो लगाया, अपवर्ड एरो जो मैंने लगाया, अपवर्ड एरो इज सिग्निफाइंग, ये जो मेरा अपवर्ड एरो है इसका सिग्निफिकेंस हो जाएगा इवेपोरेशन, यानी कि इवेपोरेशन यानी कि चेंजिंग ऑफ लिक्विड टू वेपर फेस, वेपोरेशन, या फिर मैं इसको दूसरा नाम जो ले सकता हूं दैट इज वेपराइजेशन। इसको मैं वेपराइजेशन भी बोल सकता हूं, कुछ भी आप इसको बोलिए। देखो, एक बात का ध्यान रखेंगे, इवेपोरेशन और वेपराइजेशन में फर्क होता है। इवेपोरेशन की अगर हम बात करें, इस चीज को भी मैं यहां पर ही क्लियर करके चलूंगा। इवेपोरेशन की बात करें तो इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना, यानी कि सरफेस के मॉलिक्यूल ही निकल के जा रहे हैं वेपर स्टेट में, दिस इज अ सरफेस फिनोमिना। वेयर एज अगर मैं वेपराइजेशन की बात करूं, सो वेपराइजेशन जो है दैट इज अ बल्क फिनोमिना, यानी कि बल्क से एक अंदर वाला मॉलिक्यूल भी निकल के जाके वेपर में चेंज हो सकता है। तो दिस इज अ बल्क फिनोमिना, इसको ध्यान रखोगे, इसकी और डिटेल हम सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक, तो वेपोरेशन या वेपराइजेशन के चलते वो इस तरीके से ऊपर जा रहे हैं। अब मान लीजिए जैसे ये मॉलिक्यूल्स ऊपर चले गए, अब वो किसी स्टेट के बाद ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पर जाके इस वॉल से टकराएंगे, वॉल से टकराएंगे। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, अब एक के ऊपर एक मॉलिक्यूल अगर इस तरीके से एडजस्ट होता गया तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है वो कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे। कंडेंस यानी कि मॉलिक्यूल्स को सरफेस मिला, वहां पर जाके रुकना शुरू होंगे और कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे। तो व्हेन दे स्टार्ट टू कंडेंस, तो अल्टीमेटली जो मॉलिक्यूल्स हैं कंडेंसेशन के बाद वो एक ड्रॉप का फॉर्म ले लेंगे, और ड्रॉप का फॉर्म लेने के बाद, ध्यान से सुनना, फॉर एग्जांपल ये मेरा लिक्विड है, ये लिक्विड, अब यहां पर जो वेपर थे, अब यहां पर वो जो ड्रॉप्स हैं, जो यहां ड्रॉप्स बन गई थी, दैट विल गोइंग टू स्टार्ट टू फॉल इनसाइड द लिक्विड बैक अगेन।
यानी कि इस बात का, अगर मान लीजिए जो लिक्विड ए है, लेट्स से जो मेरा लिक्विड ए है वो मेरा वाटर है, मैंने मान के चल लिया कि मेरा जो है वो वाटर है, ठीक है। अब अगर मैं इसमें ध्यान से देखूं कि मेरा क्या यहाँ पर इक्विलिब्रियम बन गया कि लिक्विड ए जो है वो वेपर में चेंज हो रहा था, यानी कि वाटर जो है वेपर चेंज हो रहा था, और वेपर जो है कंडेंस होके नीचे को आ रहे थे, ठीक है। तो यानी कि एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक फेज ऐसा आएगा, अगर मैं इस चीज को अगर इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहूं तो दिस इज हैपनिंग, H2O liquid is changing to H2O vapor, and H2O vapor after gaseous में लिख दे रहा हूं, H2O gaseous after condensation again changing to what, again changing to H2O liquid। तो यानी कि एक तरह का इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। इक्विलिब्रियम कब एस्टैब्लिश होगा? व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोसेस। अब फॉरवर्ड प्रोसेस क्या है मेरा, यानी कि अगर मैं इस वाले रिएक्शन को कंसीडर करके चलूं तो फॉरवर्ड प्रोसेस मेरा क्या हो गया? वेपराइजेशन। व्हेन द रेट ऑफ वेपराइजेशन का रेट बिकम्स इक्वल टू, ये इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ, और बैकवर्ड रिएक्शन की बात करें तो बैकवर्ड रिएक्शन इज कंडेंसेशन। तो ये हमारा कंडेंसेशन कि जब बैकवर्ड के इक्वल बराबर हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब है कि वेपराइजेशन और कंडेंसेशन का रेट जब आपस में बराबर हो जाएगा तब हमारा इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर सी बात है। अब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने के बाद देखो क्या हुआ, उसके बारे में हम बात करते हैं। ओके ओके, नाउ द इक्विलिब्रियम हैज बीन एस्टैब्लिश। तो सबसे पहले हम इसको एक फिजिकल तरीके से समझेंगे। तो हमारे पास बात चल रही थी, तो बात कुछ इस तरीके से हो रही थी कि हमारे पास यहां पर एक बीकर था, बीकर के अंदर लिक्विड था, वाटर ही मैं मान के चल रहा हूं। तो वाटर जो है वो ऊपर गया और नीचे आया, ठीक है। ये अपवर्ड एरो हमेशा शो कर रहे हैं द प्रोसेस ऑफ वेपोरेशन या वेपराइजेशन, और डाउनवर्ड एरो शो कर रहे हैं द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है। मैं यहां पर इसको लिख दे रहा हूं, दिस इज वेपराइजेशन, दिस इज वेपराइजेशन एंड डाउनवर्ड एरो इज शोइंग मी कंडेंसेशन, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस आपस में इक्विलिब्रियम आ गए, फॉर एग्जांपल अब मान के चलिए कि पहले 10 मॉलिक्यूल निकल के वाटर के ऊपर को गए थे, ठीक है। 10 में से 2 मेरे कंडेंस हो गए और नीचे को आ गए, ठीक। तो 2 जो कंडेंस हो गए और नीचे को आ गए, यानी कि अब जो वेपर फेज में रह गए वो 8 मॉलिक्यूल रह गए, ठीक है। अब 8 वो रह गए। अब क्या होगा कि जैसे ये बेसिकली यहाँ पर 8 मॉलिक्यूल मेरे बच गए, अब यहां से फिर से 2 ऊपर निकलेंगे और फिर से 2 ऊपर से कंडेंस होकर नीचे को आ जाएंगे। यानी कि किसी भी पॉइंट पे मैं देखूं तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मेरे जो वेपर फेज में होंगे, ये मेरा हो गया लिक्विड फेज और ये हो गया मेरा वेपर फेज। किसी भी पॉइंट पे जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि वेपर फेज में होंगे वो फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने ये बोल दिया ना, क्योंकि इक्विलिब्रियम हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द वेपर फेज हैज बीन फिक्स्ड। अगर अब वो फिक्स हो गए हैं तो वो जो मॉलिक्यूल्स थे, लेट्स से इसको मैं फिर से एक बार जूम करके दिखाता हूं, लेट्स से अगर ये मॉलिक्यूल्स ये जो फिक्स हो गए, जो 8 मॉलिक्यूल्स जो कि वेपर फेज में हमेशा रहते हैं, अब उनका काम क्या होगा? अब वो नीचे की ओर, क्योंकि मॉलिक्यूल्स मास है उनके पास, तो वो नीचे की ओर क्या लगाएंगे? प्रेशर लगाएंगे। और ये जो प्रेशर लगा रहा है ये कौन लगा रहा है? ये वेपर्स के मॉलिक्यूल हैं जो कि प्रेशर लगा रहे हैं। सो दिस प्रेशर अप्लाइड ऑन द लिक्विड सरफेस बाय द वेपर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। इस प्रेशर को मैं बोलता हूं वेपर प्रेशर। इस बात का खास ध्यान रखोगे कि वेपर प्रेशर किस तरीके से डिफाइन हुआ। ओके तो अब मुझे मान लीजिए यहां पर एक डेफिनेशन बनानी हो वेपर प्रेशर की, तो सिंपल सी डेफिनेशन है हमारे पास, इट इज द प्रेशर, ये एक तरह का प्रेशर है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय, एक्सर्ट किसने किया? एक्सर्टेड बाय गैस सॉरी वेपर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि वेपर्स की बात हो रही है यहां पर, एक्सर्टेड बाय वेपर मॉलिक्यूल्स। कहां पर? एक्सर्टेड बाय वेपर मॉलिक्यूल्स ऑन द लिक्विड सरफेस। ध्यान रखना जो प्रेशर लिक्विड सरफेस पे अप्लाई हो रहा है, ऑन द लिक्विड सरफेस व्हेन द प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन, यानी कि प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन आर इन इक्विलिब्रियम। जब ये दोनों प्रोसेसेस इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे तब भी ऐसा सिस्टम जो है उसकी हम बात कर पाएंगे, उससे पहले नहीं। एंड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, इस बात का खास ध्यान रखेंगे कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर ही ये होगा। अगर मान लीजिए टेम्परेचर बदला तो हमारा जो इक्विलिब्रियम है, क्योंकि बेसिकली इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, टेम्परेचर बदला तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा
और इस वजह से हमारा जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो भी चेंज हो सकते हैं, तो एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। ये तो था फिजिकली। अब मैथमेटिकली अगर हम इसको समझना चाहें तो H2O जो लिक्विड है दैट इज इन इक्विलिब्रियम विद H2O गैस। ओके, अब अगर ऐसा है तो इसके लिए भी मैं एक तरह का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन कर सकता हूं। मान लीजिए मैंने इसके लिए Kp लिखा। अब Kp मैंने लिखा तो Kp में हमेशा प्रेशर वैल्यूज लेते हैं। अब H2O गैस का जो प्रेशर वैल्यू होगा दैट इज P ऑफ H2O डिवाइडेड बाय नथिंग, डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि इवेंचुअली लिक्विड है तो इसका तो कोई प्रेशर हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे नहीं। तो ये जो प्रेशर है यानी कि Kp इज नथिंग बट, ये अल्टीमेटली जो प्रेशर होगा दिस इज नथिंग बट वेपर प्रेशर। इस बात का ध्यान रखोगे कि जो वेपर प्रेशर है वो दैट इज अ टाइप ऑफ, इट इज अ टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी कि ये एक तरह का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वेपर प्रेशर। अगर ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो इसको हम साफ साफ लिख सकते हैं कि इट ओनली एंड ओनली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, किसी भी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरह ये किसी भी और फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता। तो कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए मैंने दो कंटेनर ले लिए, दो कंटेनर मैंने क्लोज कंटेनर ले लिए, एक इतना बड़ा और एक इतना बड़ा, मतलब मैंने अलग अलग साइज के, एक मैंने 2 लीटर का लिया और एक मैंने 4 लीटर का लिया, दोनों के अंदर ही मैंने वाटर डाल दिया, कितने भी वॉल्यूम का डाल दिया मैंने वाटर। अब इसको जब मैंने चेक किया कि इसमें वेपर प्रेशर जब मैंने देखा एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, तो यहाँ पर और यहाँ पर लेट्स से यहाँ पर P1 वेपर प्रेशर की वैल्यू P1 और यहाँ पर वेपर प्रेशर की वैल्यू P2, तो हम साफ साफ कह सकते हैं कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P1 इज इक्वल टू P2 इररिस्पेक्टिव ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर। कंटेनर की शेप और साइज का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि जो वेपर प्रेशर है वो एक तरह का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर या किसी भी और फैक्टर पे। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ इसकी प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेपर प्रेशर अगर हम देना चाहें तो प्रॉपर्टीज में हम साफ साफ लिख सकते हैं ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। और टेम्परेचर के भी कैसे, मोर द टेम्परेचर, जितना ज्यादा मेरा टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा वेपराइजेशन होगा, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा हो जाएगा, तो यानी कि मोर इज द वेपर प्रेशर। मोर द टेम्परेचर मोर इज द वेपर प्रेशर। इस बात का भी ध्यान रखोगे, इतना ज्यादा टेम्परेचर उतना ही ज्यादा आपका वेपर प्रेशर हो जाएगा। ओके, तो बहुत ही आसान सी बात है, कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। तो इसमें लिख सकते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, डज नॉट डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम एंड साइज ऑफ कंटेनर, या शेप किसी पे भी डिपेंड नहीं करता। ध्यान रखेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और किसी भी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये थी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज वेपर प्रेशर की। तो वेपर प्रेशर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, इसके साथ के साथ हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। मैंने सोच रहा हूँ कि मैं क्वेश्चन की अलग वीडियोस बनाऊंगा जहां पर मैं सारे टॉपिक के क्वेश्चंस यहाँ लूंगा। देखो, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि दिस इज द चैनल जहां पे आपको हर चीज मिलने वाली है। सारे टॉपिक्स के बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी वीडियोस बनाऊंगा, तो वहां पे आपको चीजें एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इतनी सी बात का आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये थे हमारे अलग अलग प्रकार के प्रेशर्स। और इसके बाद एक और प्रेशर टर्म विच इज वेरी सिंपल, प्रेशर ऑफ अ गैस। प्रेशर ऑफ गैस की अगर हम बात करें तो प्रेशर ऑफ गैस कुछ भी अलग बात नहीं है। प्रेशर ऑफ गैस में सिर्फ आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि जो भी गैस कंटेनर की वॉल, मान लीजिए इसके अंदर गैस है मेरे पास इस तरीके से, जो भी ये प्रेशर लगाएगी ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर इस तरीके से, तो उसी को हम बोलते हैं प्रेशर। ठीक है, ये हमारा प्रेशर ऑफ गैस हो जाएगा। इस चीज का आप खास ध्यान रखेंगे। और हाँ, वेपर प्रेशर में मैं एक बात और आपको बताना, यहाँ पे मैं एक और बात आपको मेंशन करना चाहता हूँ कि वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट तभी आएगा जब हमारे पास दो फेस इक्विलिब्रियम में होंगे। जैसे कि पिछले स्लाइड में भी आपने देखा था कि हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरीके से अगर मेरे पास कंटेनर था तो यहाँ पर लिक्विड फेस भी था और यहाँ पर वेपर फेस भी था। ये दोनों फेसेस जब इक्विलिब्रियम में होंगे तब हम वेपर प्रेशर की बात करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। सिमिलरली अगर मान लीजिए मैंने कोई इसमें एक कंटेनर में नैफ्थलीन बॉल्स ले लिया,
लेट्स से मैंने यहाँ पर कोई लिक्विड नहीं लिया, नेफ्थलीन बॉल्स ले लिया। अब नेफ्थलीन बॉल्स भी वोलेटाइल इन नेचर है, तो वो भी वेपराइज होकर ऊपर जाएगा, और वो भी अगर क्लोज कंटेनर है तो वो उसकी भी कंडेंस होने की प्रोबेबिलिटी है। तो सॉलिड्स के लिए भी हम वेपर प्रेशर को डिफाइन करते हैं। ये बात अक्सर लोगों को नहीं पता रहती है और वो गलती कर सकते हैं। तो सॉलिड में भी अगर वोलेटाइल सॉलिड है तो उसके लिए भी वेपर प्रेशर डिफाइन होगा। इसमें आप लिख सकते हो कि दिस इज नथिंग बट अ वोलाटाइल सॉलिड। अगर वोलाटाइल सॉलिड मैंने लिया है तो उसके लिए भी यहां पर वेपर प्रेशर डिफाइन हो सकता है। ठीक, तो इसके बाद हम बात करेंगे कुछ अपने गैसियस लॉज की, तो उसी में ही हम बाकी आगे बढ़ेंगे और उसको हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो कोई भी लॉ शुरू करने से पहले गैसियस के जो लॉज हैं, जो एक्सपेरिमेंटली डेराइव्ड लॉज हैं, उससे शुरू करने से पहले मैं आपको एक यूनिट कन्वर्जन सिखा देना चाहता हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे उसकी बार बार जरूरत पड़ेगी। वैसे तो वो टॉपिक बैरोमीटर का है, बट बैरोमीटर की वीडियो मैं अभी नहीं ले रहा हूं, बट एक यूनिट कन्वर्जन है विच आई वांट टू टेक इट अप राइट नाउ। आपने देखा होगा कि प्रेशर का जो हम एक यूनिट लेते हैं दैट इज mmHg। ठीक है, यहां पर फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 एटमॉस्फेयर की बात करूं तो जनरली हमें लिखा रहता है कि 760 mmHg। ठीक है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको कोई न्यूमेरिकल दे रखा है, उसमें बोला है कि द प्रेशर इज 760 mmHg, तो आपको क्या करना है, उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय आपको जो प्रेशर लेना है, अगर एटमॉस्फेयर में उसकी वैल्यू चाहिए तो आप उसको 1 एटमॉस्फेयर ले लेते हो। बट कभी कभी क्या होता है कि न्यूमेरिकल लिखा रहता है प्रेशर इज इक्वल टू 760 mm, बट वहां पे Hg नहीं लिखा रहता। मान लीजिए उसने यहां पर लिख दिया एसीटोन 760 mm एसीटोन, और आगे उसने स्टेटमेंट कंप्लीट कर दिया। तो जनरली जो स्टूडेंट गलती करते हैं, मैंने अक्सर इस गलती को ऑब्जर्व किया कि जैसे उन्होंने देखा 760, उन्होंने फटाफट से मान लिया कि 760 mm, आगे नहीं देखा कि एसीटोन है या क्या है। जैसे उन्होंने देखा 760 mm एसीटोन इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, जो कि क्या है, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये बात बिल्कुल गलत है, ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जो 760 है दैट इज ओनली फॉर एसीटोन, सॉरी दैट इज ओनली फॉर Hg। 1 एटमॉस्फेयर 760 mm ऑफ Hg के बराबर है, एसीटोन के बराबर नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि फिर आप इसको कैसे करें। देखो, बैरोमीटर में जो आप प्रेशर मेजर करते हो, तो प्रेशर चाहे आप Hg से मेजर करो, प्रेशर चाहे आप एसीटोन से मेजर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के दोनों सेम ही आएंगे, क्योंकि प्रेशर तो वहां पर गैस का है। Hg और एसीटोन का वहां पे कोई रोल नहीं है प्रेशर बता, उसमें इसका तो रोल है सिर्फ एक हाइट का डेटा देना। अब प्रेशर को अगर हम डिफाइन करें तो प्रेशर को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, प्रेशर कैन बी रिटन लाइक दिस। प्रेशर को आप सिंपली इस तरीके से लिख सकते हो दैट प्रेशर इज इक्वल टू रो Hg। अब ये वाला जो हो जाएगा वो मेरा Hg के लिए हो जाएगा, एंड इज इक्वल टू रो Hg, ये हो जाएगा मेरा किसके लिए, एसीटोन के लिए। अब इसमें एक बात का ध्यान रखो, देखो G क्या है, G इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये तो सेम ही होगा, चाहे वो Hg हो चाहे कुछ भी हो, दिस इज द कांस्टेंट। तो हमारे पास कुल मिला के यहाँ पर क्या बच गया, दैट इज इक्वल टू रो ऑफ Hg। रो हो जाएगा हमारे पास डेंसिटी इंटू हाइट ऑफ Hg इज इक्वल टू रो ऑफ एसीटोन इंटू हाइट ऑफ एसीटोन। ध्यान रखना इस बात का। अब यहां पर देखो क्या दिया होगा, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा होगा, इस तरीके का जब भी क्वेश्चन हमारे पास होगा, तो आपको डेंसिटीज जरूर दी होगी, तो आपको हाइट जो है वो Hg के हिसाब से लेना है। अब लेट्स से इसको अगर हम सॉल्व करें, तो जो गिवन डेटा हम मान लेते हैं क्वेश्चन में, दिस इज द गिवन डेटा, क्वेश्चन का जो गिवन डेटा होगा, हमें रो ऑफ Hg भी दिया होगा, हाइट आपको दे रखी होगी प्रेशर की, उसमें लेट्स से हाइट ऑफ एसीटोन आपको अलग से नहीं दे रखी होगी, बट हाँ 760 mm एसीटोन दे रखा है, तो दैट इज अंडरस्टूड कि दैट इज 760 mm जो एसीटोन की वजह से हाइट आई है। और साथ ही साथ आपको डेंसिटी ऑफ एसीटोन भी दे रखा होगा। लेकिन आपको तो यूनिट कन्वर्जन एटमॉस्फेयर के साथ तब आती है जब हमारे पास Hg का डेटा हो, यानी कि अब हमारे को यहाँ पर हाइट ऑफ Hg निकालना है कि वो कितना होगा। तो इसी क्वेश्चन का इस्तेमाल करेंगे, तो हाइट ऑफ Hg विल बिकम, बिल्कुल सिंपल तरीके से, डेंसिटी ऑफ एसीटोन अगर हम मान के चल लेते हैं कि जो हमें डेंसिटी ऑफ एसीटोन दे रखी है वो x दे रखी है, दिस इज इक्वल टू x, और डेंसिटी ऑफ Hg जो हमें दे रखी है दैट इज इक्वल टू y। इसको आप मान के चलिए कि दिस इज y, तो आप इसको सॉल्व करेंगे, सो दिस इज x, यहां पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको मैं ले सकता हूं x इंटू, अब हाइट मुझे एसीटोन की लेनी है दैट इज 760 डिवाइडेड बाय y। अब ये जो होगा, इस प्रेशर को हम बोलेंगे, ये जो हमारा प्रेशर हो जाएगा, इस प्रेशर को हम बोलेंगे प्रेशर इज इक्वल टू 760 x अपॉन y mm ऑफ Hg।
ध्यान रखना, इस डेटा के हिसाब से हम अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको कुछ भी नहीं दे रखा होता, सिर्फ प्रेशर दे रखा होता है 760 mm, आगे कुछ भी नहीं लिखा एसीटोन या कुछ भी व्हाटएवर, तो इस केस में आप मान के चलोगे बाय डिफॉल्ट यहाँ पर Hg की ही बात हो रही है। अगर क्योंकि हम जो बैरोमीटर हम यूज करते हैं उसमें हम Hg का ही कॉलम यूज करते हैं, अगर वो दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर कुछ भी नहीं दे रखा है तो दैट इज अंडरस्टूड दैट यू विल यूज Hg फॉर द प्रेशर। ओके, तो ये यूनिट कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस स्लाइड को देख लो और आगे फिर हम बढ़ते हैं, तो हम अपने गैसियस लॉस को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अगला जो हमारा टॉपिक हो जाएगा दैट इज एक्सपेरिमेंटली, जो कि एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड गैस लॉस, एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड गैस लॉस। ठीक है, ये हमारा अगला टॉपिक हो जाएगा। इसको अब हमें डिटेल में करना है, यहाँ पर ही हमें सारे ग्राफ्स की भी जरूरत पड़ेगी जो हमने लेक्चर 1 में सीखे थे। आज के वीडियो में मैं इसके कुछ एक दो लॉ शायद आपको करवाऊं और बाकी फिर हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करते हुए चलेंगे। ज्यादा लंबे वीडियोस हम नहीं करेंगे तो, क्योंकि अदरवाइज वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, तो अब छोटे छोटे वीडियोस में, एक एक घंटे के वीडियोस में हम अपना टॉपिक करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो पॉइंट है कि ये लॉ है क्या, करना क्यों है, क्या है ये, मुझे नहीं मतलब क्या मतलब इस चीज का। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर मान लो मैं आपसे बोलूं कि एक कंटेनर में एक गैस पड़ी है, ठीक है, उस गैस को आपको पूरी तरीके से डिफाइन करना है। ठीक है, एक कंटेनर में गैस है, आई वांट टू डिफाइन द गैस, गैस की सारी प्रॉपर्टीज मुझे डिफाइन करनी है। तो उसके लिए मैं आपको आपको क्या क्या डेटा दूं, अगर आपको डिफाइन करनी है तो आप मेरे से कुछ डेटा मांगोगे, तो उसके लिए हमें किस किस डेटा की जरूरत है कि हमें गैस को डिफाइन कर जाए। ऐसा डेटा, ऐसे पैरामीटर्स जो कि गैस को डिफाइन करते हैं फॉर द विजुअलाइजेशन ऑफ गैस, तो मैं लिख सकता हूं फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ अ गैस, जो भी हमें डेटा चाहिए होता है ऑफ गैस, क्योंकि गैस हमें दिखती नहीं है, विजुअलाइजेशन ऑफ गैस वी नीड पैरामीटर्स, वी नीड पैरामीटर्स, यानी कि हमें कुछ ना कुछ, देखो बेसिकली पैरामीटर्स क्या है, ये चार पहिए हैं जिसके ऊपर आपका पूरा थर्मोडायनेमिक्स, पूरा गैस स्टेट चलेगा। अगर इन पहियों में से मैं एक पहिया को हटा दूंगा तो मुझे दिक्कत आने लगेगी, मेरे को यहाँ पर प्रॉब्लम आने लगेगी। तो वी नीड पैरामीटर्स, तो वो पैरामीटर्स क्या है, या तो मुझे आपको प्रेशर बताना होगा, कंटेनर का वॉल्यूम बताना होगा, ये बताना होगा कितने टेम्परेचर पे पड़ा है, और ये भी बताना होगा कि कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं उस गैस के जो कि उस कंटेनर में पड़े हैं। तो मैं कुल मिला के ये बोल सकता हूं कि हमारे पास जो चार पैरामीटर्स हो जाएंगे दैट इज वॉल्यूम, यानी कि हमें वॉल्यूम पता होनी चाहिए। वी नीड प्रेशर डेटा, यानी कि गैस जो है वो कंटेनर की वॉल्स पे कितना प्रेशर लगा रही है, नंबर ऑफ मोल्स, गैस का अमाउंट भी पता होना चाहिए कि गैस के कितने नंबर ऑफ मोल्स लिए, एंड अनदर लास्ट पैरामीटर इज टेम्परेचर, हमें टेम्परेचर के बारे में भी आइडिया होना चाहिए जिससे कि हम अपने इक्वेशंस को, हम अपने सारे के सारे जो भी लॉज हैं उनको स्टडी कर पाए। अब पॉइंट ये कि लॉ है क्या, देखो अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या किया, ये जितने भी पैरामीटर्स हैं इन सब के रिलेशंस को स्टडी किया। तो यानी कि लॉज आए कहां से, डिफरेंट साइंटिस्ट, जो अलग अलग साइंटिस्ट थे हमारे, डिफरेंट साइंटिस्ट्स, उन्होंने क्या किया, स्टडीज द रिलेशन, studied the relations between the parameters। इन्होंने क्या किया, जो अलग अलग पैरामीटर्स है इनके बीच में रिलेशंस निकालने की कोशिश की, इनके बीच के रिलेशंस को डिस्कस करने की कोशिश की, studied the relation between पैरामीटर्स, उन्होंने इनके बीच में रिलेशंस ढूंढे, और उन्हीं रिलेशंस को आज हम किन नाम से जानते हैं, उन्हीं रिलेशंस को हम बोलते हैं लॉज, वही है आज हमारे लॉज, और कुछ भी नहीं है। अब इतनी सी बात आपको समझ में आ गया तो आपको लॉज आगे जो भी मैं लॉ पढ़ाऊंगा उसमें आपको और क्लैरिटी हो जाएगी कि भाई लॉ है क्या, आया कहां से, किस बारे में बात कर रहा है लॉ। ठीक है, तो उन सारी चीजों को अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला लॉ जो कि बचपन से ही आपने सुना है, क्लास 11 से इसके बारे में खूब चर्चा कर रखी है आपने, तो उस लॉ का नाम है हमारा बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ को हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। बॉयल्स लॉ के बारे में जितनी भी हमें बातें जाननी है उन सबको हम जानते हैं और बॉयल्स लॉ की हम चर्चा करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द बॉयल्स लॉ। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर स्क्रीन पर थोड़ा सा डेटा है ऑलरेडी। बॉयल्स लॉ की बात करें तो बॉयल्स लॉ को हम पीवी रिलेशन भी कहते हैं। पीवी रिलेशन यानी कि यहाँ पर अब जो दो पैरामीटर्स इनके बीच में हम रिलेशन देखेंगे या रिलेशन बनाएंगे, वो दो पैरामीटर्स कौन कौन से हैं मेरे, एक तो है प्रेशर
और दूसरा है वॉल्यूम। यानी कि मुझे अब जो खेल खेलना है वो प्रेशर और वॉल्यूम की ही बात करनी है, बाकी सब चीज़ें कैसे हो रही हैं उसको हम देखते हैं। और बाकी चीज़ों में जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर हैज़ टू बी कांस्टेंट, टेम्परेचर को हम नहीं छेड़ेंगे, टेम्परेचर जो है वो पूरे समय कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर को हम नहीं चेंज करेंगे। ओके, अब जो इसकी स्टेटमेंट है, एक बार हम स्टेटमेंट की यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या दे रखी है बॉयल्स ने। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट बॉयल, जो कि जिन्होंने इस लॉ के बारे में डिस्कशन दिया, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस का एक मतलब आप ध्यान से देखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस भी हमने कांस्टेंट रखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस भी हमें चेंज नहीं करना है। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वेरीज इनवर्सली विद द वॉल्यूम। अब देखो इस चीज को हम कैसे सोचेंगे, मान लीजिए इसको हम ऐसे सोचते हैं, मान लो तुम्हारे पास एक इस तरीके से बीकर है और ऊपर इस तरीके से तुमने पिस्टन लगा दिया। अब पिस्टन में तुमने गैस को इसके अंदर, बीकर के अंदर तुमने गैस को रख दिया। अब मान लो तुम पिस्टन को इस तरीके से नीचे करोगे, यार दैट मीन्स तुम प्रेशर को बढ़ा रहे हो। अगर तुमने प्रेशर को इंक्रीज किया तो गैस जो है वो आपस में एक दूसरे से कंप्रेस होगी, तो अल्टीमेटली उसकी वॉल्यूम क्या हो रही है, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम में जो हमारा रिलेशन हो गया वो एक तरह से इनवर्स रिलेशन हो गया। बट साथ ही साथ हमें टेम्परेचर को और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस को कांस्टेंट यहां पर रखना पड़ेगा, तभी हम ये लॉ की बात कर सकते हैं। ओके, तो इसको हम एक मैथमेटिकल फॉर्म में दे तो इसको हम लिख सकते हैं दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखेंगे दैट द टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, एंड यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट, इनको हम नहीं बदल रहे हैं। ओके, तो अब की बात अगर हम बात करें तो जो हमारा प्रेशर है, अब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाने के लिए मैंने यहाँ पर उसको के का नाम दे दिया, के मैंने ऐसे लिख दिया के, तो P इज इक्वल टू के अपॉन वी, जहां पर के जो है वो हमारा कोई भी कांस्टेंट है, तो हम कुल मिला के लिख सकते हैं दैट पी वी इज नथिंग बट ए कांस्टेंट। बहुत ही आसान सी बात है, ये अक्सर आपने क्लास 11th में सीखा भी होगा और इसको आपने बहुत बार सुना भी है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो हम आगे बढ़ते हैं को। और अब जैसे पीवी जो हमने बोला था कि पीवी जो है वो हमारा कुल मिला के, पीवी जो था वो कुल मिला के कांस्टेंट हो गया। अगर पीवी हमारा कांस्टेंट हो गया तो अगर मोर देन वन कंडीशंस भी हैं, मतलब अगर मैं P2 चेंज करता हूं तो V2 भी चेंज, अगर प्रेशर चेंज किया तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू P3 V3, और कितने मर्जी कंडीशंस ले लें, हर जगह हमारा जो पीवी है दैट हैज टू बी कांस्टेंट, तभी हमारा ये लॉ जो है वो वैलिड रहेगा। ठीक है, ये तो थी लॉ की बात। अब क्वेश्चन जो है वो यहाँ लॉस की आपके स्टेटमेंट कोई नहीं पूछ रहा है, उसको कोई मतलब नहीं आपको स्टेटमेंट आती है नहीं आती है, उसको मतलब है कि ग्राफ आता है या नहीं आता है। ग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्राफ की डिस्कशन अब मैं करना स्टार्ट कर रहा हूं, तो ग्राफ को कान खोल के सुन लेना। मैं एक 30 सेकेंड्स तुम्हें खुद करने के लिए दूंगा और उसके बाद फिर हम ग्राफ को यहाँ पर पढ़ेंगे। पर अगर किसी ने पिछला वीडियो, ग्राफ वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको जाके देख लो, तभी आपको ग्राफ यहाँ पर समझ में आएगा और क्लियर ज्यादा हो जाएगा। समझ में तो अब भी आ जाएगा बट क्लैरिटी आपको अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात, ग्राफ हम जो बना रहे हैं वो सारे के सारे कांस्टेंट टेम्परेचर पे बनाएंगे, और कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो हम ग्राफ्स बनाते हैं उनको हम आइसोथर्म्स बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि हम यहाँ पे सारे के सारे आइसोथर्म्स को बनाएंगे, एक एक करके हम सबके बीच में हम ग्राफ बनाएंगे, तो उसको हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो मैं यहाँ पे ग्राफ बनाने जा रहा हूँ दैट इज P वर्सेस V, यानी कि प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। इसका हम ग्राफ बनाएंगे और हर जगह मैं इक्वेशन का इस्तेमाल करूंगा, इक्वेशन आनी चाहिए आपको। ठीक है, तो अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, देखो जरा ध्यान से। इक्वेशन हमें कहती है कि P इज इक्वल टू K अपॉन V। अब इसको अगर मैं ध्यान से देखूं, आपको याद होगा, अब P जो है वो मेरा y एक्सिस की तरह बिहेव करेगा और V जो है वो मेरा x एक्सिस की तरह बिहेव कर रहा है, यानी कि कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर -1। और पावर जब भी -1 होती थी, when the power is -1, पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था, इस तरीके के कर्व्स जो हमारे आते थे दे आर कॉल्ड एज हाइपरबोलिक कर्व्स। तो हमारा जो कर्व बनेगा वो एक हाइपरबोलिक कर्व बनेगा। अब वो हाइपरबोलिक कर्व कैसा दिखता है उसको यहाँ पर देखिए। तो कुल मिला के हमारा जो कर्व हो जाएगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे हमने लिया P, यहाँ पर हमने लिया V, और कर्व जो रहेगा वो हाइपरबोलिक कर्व रहेगा जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। कर्व थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं बना, मैं इसको सही कर देता हूँ। हमारा इस तरीके से कर्व दिखाई देगा, तो ये ऐसे जिगजैग सा हो रहा है पता नहीं क्यों, लेकिन आप इसको सीधा बनाना। कुल मिला के दिस टाइप ऑफ कर्व इज कॉल्ड एज हाइपरबोलिक कर्व, P वर्सेस V में। ये हमारा सबसे सिंपल, सबसे आसान, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। और ध्यान रखना इस कर्व में जो T है वो भी कांस्टेंट है, और जो N है यानी कि नंबर ऑफ मोल्स हैं वो भी हमारा कांस्टेंट ही रहेगा। दिस इज फॉर कर्व नंबर 1। अब अगर हम कर्व 2 की बात करें तो अगला कर्व हम बनाना चाहते हैं P वर्सेस 1 अपॉन V,
यानी कि अब ये तो है मेरा y कोऑर्डिनेट यानी कि y एक्सिस, और ये रहेगी मेरी पूरी की पूरी x एक्सिस, यानी कि p जो है दैट इज इक्वल टू k अपॉन k इंटू 1/v, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। तो क्या लिख सकता हूँ, दैट p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन v, या फिर y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और x की पावर क्या 1, क्योंकि ये पूरी टर्म को ही मैं x बोल दे रहा हूँ ना, तो x की पावर 1 यानी कि पावर जो है वो इस समय 1 हो गई है, और 1 जब पावर होती थी तो हमारा जो ग्राफ आता है दैट इज अ लीनियर कर्व। लीनियर कर्व हमारा यहाँ पर आएगा, तो यानी कि कर्व जो हमारा हो जाएगा, मैं इसका जो कर्व है वो यहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूँ। इसका जो हमारा कर्व हो जाएगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, इस तरीके से। इस एक्सिस पे हमने लिया p और इस एक्सिस पे लिया हमने 1 अपॉन v, और जो ग्राफ हो जाएगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो दिस इज अ लीनियर कर्व। इसमें भी जो हमारा t है दैट इज कांस्टेंट एंड n इज आल्सो कांस्टेंट। तो ये थे हमारे दो कर्व्स। आगे कर्व्स हम बढ़ते चलते हैं, तो आगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग कर्व्स हैं। तो नंबर 3 क्वेश्चन देखिए। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं अपने कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग आइसोथर्म्स। तो सबसे पहला आइसोथर्म जो हमें यहाँ पर लेना है दैट इज पीवी वर्सेस वी। ठीक, अब पीवी वर्सेस वी की बात करें अब हम, तो ध्यान से देखना। देखो, सबसे पहले ग्राफ को हटाओ, ग्राफ को हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है। ठीक है, उस इक्वेशन की हमें बात करनी है। तो इक्वेशन हमें कहती है कि इक्वेशन हमें दे रखी है कि P, जो बॉयल्स लॉ का हमारे पास लॉ है उसको ध्यान में रखेंगे, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। ठीक है, तो p, ये वाली क्वेश्चन। सो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है दैट इज p इज इक्वल टू k अपॉन v, यानी कि कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि pv इज अ कांस्टेंट। अब pv इज कांस्टेंट, अगर pv कांस्टेंट है सो द कर्व ऑफ pv वर्सेस एनीथिंग, यानी कि pv को चाहे मैं v के अगेंस्ट प्लॉट करूं चाहे p के अगेंस्ट प्लॉट करूं, वो हमेशा कैसा रहेगा, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन रहेगी। यानी कि हमारा ग्राफ जो है वो एक सीधा ग्राफ आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, यानी कि कांस्टेंट। y एक्सिस पे अगर मैंने pv लिया है तो वो कांस्टेंट इस तरीके का ग्राफ आ जाएगा, वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमने इक्वेशन में ही पढ़ लिया, हमारा लॉ ही हमें यही कहता है कि जो pv है दैट हैज टू बी कांस्टेंट, उसको आप नहीं बदल सकते। ठीक है, इस तरीके का ग्राफ आए तो आप ध्यान में रखेंगे। सेकेंड टाइप ऑफ कर्व जो इसने हमें पूछा है वही मैंने अभी रिपीट भी किया इसको, कि पीवी वर्सेस वी। जैसे अब पीवी को चाहे मैं पी के अगेंस्ट प्लॉट करूं चाहे वी के अगेंस्ट प्लॉट करूं, ये सेम ही रहेगा, यानी कि पीवी इज कांस्टेंट। पीवी अगर कांस्टेंट है तो दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो इसका भी जो ग्राफ है हमारा स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। अब की बार हमने यहाँ पर वी ले लिया, और ध्यान रहे टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स आज भी कांस्टेंट है, इस बात का ध्यान रखोगे। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ दैट इज log ऑफ p वर्सेस log ऑफ 1 अपॉन v। ठीक है, अब इस पे हमें थोड़ा सा अपनी इक्वेशन को रीअरेंज करना है। रीअरेंज करते ही हम समझ जाएंगे कि वो क्या बात करना चाहता है। अब हम जानते हैं कि pv इज कांस्टेंट, और ये भी लिख सकते हैं कि pv जो है pv इज इक्वल टू k। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो हम लिख सकते हैं p इज इक्वल टू k अपॉन v, इस तरीके से, है ना। अब मैंने क्या किया, मैंने दोनों तरफ लॉग ले लिया। लॉग लेना सभी को आता है। लॉग ऑफ p, अब इधर लॉग लिया तो ये क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n, तो लॉग ऑफ k वर्स प्लस लॉग ऑफ 1 अपॉन v। अब मुझे ये वाली जो इक्वेशन है ये y इज इक्वल टू mx प्लस c, मैंने लास्ट लेक्चर में भी इसको बताया था कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब इसमें स्ट्रेट लाइन में ऐसा हुआ कि y तो मेरा हो जाएगा ये वाला टर्म, यानी कि लॉग ऑफ p, क्योंकि लॉग ऑफ p बोला है। अब x मुझे यहां से लेना पड़ेगा लॉग ऑफ v, यानी कि जो x हो जाएगा दैट इज नथिंग बट लॉग ऑफ v। तो उस हिसाब से जो हमारा इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट विल बिकम log ऑफ k। ठीक है, तो अब इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, वेरी वेरी सिंपल। सो द कर्व विल बी लीनियर। और हाँ, इंटरसेप्ट की बात आप जरूर डिफाइन करेंगे, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन बन रही थी दैट इज समथिंग लाइक दिस, दैट log ऑफ p, इसको मैं लिख दे रहा हूं, दैट log ऑफ p इज इक्वल टू log ऑफ 1 अपॉन v प्लस log ऑफ k, यानी कि y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, जहां पर x तो हो जाएगा मेरा log ऑफ 1 अपॉन v और c हो जाएगा मेरा इंटरसेप्ट। ठीक है, यहां पर जो स्लोप है, स्लोप का वैल्यू फिर हमारा 1 आ जाएगा, क्योंकि log 1 अपॉन v के साथ मेरे पास कोई और टर्म नहीं है, तो दैट इज सिंपली 1। ठीक है, अब आगे से, अब यहाँ पे अब हम फिर से नेक्स्ट टाइप ऑफ कर्व हम लेके चलते हैं, दैट इज pv स्क्वायर वर्सेस v। बहुत ही आसान, इसका आप खास ध्यान रखेंगे। अब देखो, पीवी स्क्वायर वर्सेस वी करना है मुझे। अब मैं जानता हूं कि पीवी इज इक्वल टू के, पीवी इज इक्वल टू के, दोनों तरफ वी मल्टीप्लाई कर लिया। यहां पर तो लेफ्ट हैंड साइड पे हो जाएगा पीवी स्क्वायर और इधर हो जाएगा के वी। ठीक है, अब पीवी स्क्वायर मेरा पूरा का पूरा वाई एक्सिस है, पूरा का पूरा वाई एक्सिस इज पीवी स्क्वायर, इसको मैं मान के चलूंगा। और जो v है वो मेरा x एक्सिस है। अब v के साथ इसका जो पावर है वो 1 के जैसा, पावर 1 से वेरी कर रहा है। अब जब पावर 1 वेरी करता है, यानी कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1,
x की पावर 1 बोले तो लीनियर कर्व, क्योंकि पावर 1 जब होती है तो कर्व हमेशा लीनियर होता है। इस तरीके से हमारा लीनियर कर्व हमें यहाँ पर दिखाई देने लगेगा, वेयर टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स इज कांस्टेंट। खूब ध्यान रखेंगे इस बात का, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन खूब आते हैं एग्जाम में। यहाँ पर बेसिकली ये कुछ भी नहीं है, y वर्सेस x ही है। अब y क्योंकि हमारा ये पूरा का पूरा pv स्क्वायर है, हमने y को यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया बस, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा pv स्क्वायर वर्सेस v स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या चेंज आया, अब पीवी स्क्वायर जब वी स्क्वायर हो जाएगा वर्सेस वी स्क्वायर हो जाएगा तो सेम पीवी इक्वल टू के, पहला स्टेप वही, दोनों तरफ वी से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारी वाई एक्सिस तो हमने डेवलप कर ली, यानी कि पीवी स्क्वायर हमारा डेवलप हो गया। अब हम ये देख रहे हैं कि सामने एक्स एक्सिस पे मुझे वी स्क्वायर की जरूरत है, यानी कि एक्स एक्सिस इज वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर और सामने हमारे पास एक ही वी है, तो यानी कि मुझे इसकी पावर के साथ डील करना है। तो कुल मिलाकर मैं ये बोल सकता हूं कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर, यानी कि पावर हो गई 2। और जब जब पावर मेरी 2 हो जाती है तो 2 पावर के कॉरेस्पॉन्डिंग जो कर्व आता है दैट इज पैराबोला। अब आपको याद होगा कि जो पैराबोला कर्व था वो कुछ ऐसा था, बट मैंने ये वाला साइड, मैंने सिर्फ इसका पॉजिटिव साइड दिखाया, मैंने ये वाला साइड नहीं दिखाया बिकॉज हमारी नेगेटिव वॉल्यूम नहीं हो सकती है। नेगेटिव वॉल्यूम इज नॉट पॉसिबल, नेगेटिव ऑफ वॉल्यूम इज नॉट पॉसिबल, इसीलिए मैंने सिर्फ पॉजिटिव साइड में एक पैराबोला दिखाया है। दिस इज अ पैराबोलिक कर्व जो कि पॉजिटिव साइड में हमें दिखाई देगा, क्योंकि y का जो रिलेशन है वो x के स्क्वायर के साथ वेरी कर रहा है। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ही रेपिटेवली एग्जाम्स में पूछे गए हैं। जिस तरीके से आपसे वो कर्व पूछेगा, आपको बहुत ध्यान से इसको देखना है, इक्वेशन को रीअरेंज करना है, वाई एक्सिस को बनाना है और फिर अपना क्वेश्चन करना है। अब एक और कर्व अगर हम करें, अब की बार उसने बोला पीवी स्क्वायर, जितने मैं आपको यहाँ पे ग्राफ करवा रहा हूँ इसके अलावा कोई ग्राफ आपको कहीं और किसी किताब में नहीं मिलेगा। सबसे बढ़िया बेस्ट कलेक्शन ऑफ ग्राफ्स मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ, इस बात की मेरी गारंटी है। आपका ग्राफ का क्वेश्चन आएगा ऐसे स्टेट से तो आप उसको गलत नहीं करके आओगे, अगर आपने वीडियो को सिंसियरली देखा है और साथ साथ नोट्स बनाए हैं, ठीक है। इसके मैं कहूंगा साथ साथ नोट्स बना लो, क्योंकि ग्राफ साथ साथ करोगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा, है ना। पीवी स्क्वायर वर्सेस 1/v, सेम रीअरेंज करेंगे, वाई एक्सिस को पीवी स्क्वायर बना लेंगे हम, पीवी स्क्वायर क्योंकि हमें बनाना ही है इसको। जैसे ये पीवी स्क्वायर के जैसा दिखाई देने लगेगा, अब क्या करेंगे कि हम देख रहे हैं कि पीवी स्क्वायर जो है वो 1/v से वेरी कर रहा है। 1/v से वेरी करने का मतलब है, 1/v से वेरिएशन का साफ साफ मतलब है कि इनवर्स रिलेशन, यानी कि पावर इज -1। अब जब -1 पावर हो जाए तो ऐसा कर्व क्या होता है, हाइपरबोला। अब देखो जिन लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा उनको लग रहा होगा कि ये सर क्या बता रहे हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले पिछला लेक्चर देख लो, लेक्चर 1 देख लो, लेक्चर 2 तभी सब, लेक्चर 2 नहीं, सारे लेक्चर तभी समझ में आएंगे जब लेक्चर 1 देखोगे, क्योंकि लेक्चर 1 में हमने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफिकल एनालिसिस पढ़ा है। तो ग्राफिकल एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑल द गैसियस स्टेट डिपेंड्स ऑन दिस ग्राफिकल एनालिसिस। तो इसका जो कर्व आ जाएगा वो हाइपरबोलिक कर्व, यानी कि कुछ ऐसा ऐसा, ठीक है। तो ये मेरा एक हाइपरबोलिक कर्व हो गया। ये थे हमारे अलग अलग प्रकार के ग्राफ्स। सो इसको मैंने एक दिखा दिया है आपको वीडियो में, तो इन सारे ग्राफ्स को आप ध्यान में रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं ये सारे के सारे। अब कुछ भी आ जाए, जरूरी नहीं है एग्जाम में इन्हीं में से कोई आएगा, वैसे तो इनके बाहर कोई होता नहीं, बट अगर मान लो उसमें कुछ भी एग्जामिनर ने आड़ा तिरछा कुछ करके दे दिया, तो बस इक्वेशन को रीअरेंज करो वैसा का वैसा, और फिर अपना दिमाग लगाओ कि सामने पावर किस तरीके से वेरी हो रही है, यानी कि x की पावर क्या है। आपके दिमाग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आना चाहिए, व्हाट इज द पावर ऑफ x, व्हाट इज पावर ऑफ x। जैसी x की पावर आपको समझ में आएगी, आपको ग्राफ का शेप याद आ जाएगा। पावर 1 है तो लीनियर, पावर 2 है तो हाइपरबोला, सॉरी पावर 2 है तो पैराबोला, और अगर इनवर्स पावर है तो हाइपरबोला। बस ये 3 बात याद रखेंगे और आपका काम वहां पे चल जाएगा, ठीक। अब हम बॉयल्स लॉ पे ही बेसिस में आपको 1-2 क्वेश्चन करवाना चाहता हूं जो कि रेपिटेवली पूछे गए हैं, तो उस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, क्वेश्चन हम यहाँ पे ले लेते हैं। सो द क्वेश्चन सेज कि हमारे पास पीवी ग्राफ है, ठीक है। अब पीवी ग्राफ आप जानते हो कि हाइपरबोला, अभी अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। और पीवी ग्राफ है तो इसमें प्रेशर और वॉल्यूम दोनों वेरी कर रहा है, और 3 अलग अलग टेम्परेचर पे ग्राफ है, ठीक है। T1 पे, T2 पे और T3 पे, यानी कि अब इसमें सब चीजें वेरी कर रही हैं, प्रेशर भी, वॉल्यूम भी, टेम्परेचर भी। और 3 टेम्परेचर के, ये 3 डिफरेंट आइसोथर्म्स है। मैं इसको ये बोल सकता हूं कि 3 डिफरेंट आइसोथर्म्स, क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर पे हमने इसको तीनों ग्राफ्स को एक ही ग्राफ में प्लॉट कर दिया, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि इनमें से क्या ऑप्शन सही है, यानी कि T1, T2 और T3 में से कौन बड़ा है, कौन छोटा है, क्या है, कैसे है, इसके बारे में मैं बताना है। देखो इसका मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा कि उस कॉन्सेप्ट को याद रखना है और कभी नहीं भूलना है। उसके लिए हमें इस्तेमाल करनी है एक छोटी सी इक्वेशन, ठीक है। वैसे तो आपको पता है इक्वेशन, हालांकि हम इसको आगे पढ़ेंगे अपनी आइडियल गैस इक्वेशन में,
पर मैं आपको इस क्वेश्चन की एक ट्रिक सिखा देता हूं कि इस तरीके के क्वेश्चन आप कैसे करोगे, तो उसको यहां पर देख लो। आप जानते हो कि जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है, आप सभी ने सुना है कि आइडियल गैस इक्वेशन हमारी होती है। आइडियल गैस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूं? आइडियल गैस इक्वेशन इज नथिंग बट पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक, अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट क्या क्या है इस इक्वेशन में। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एन कांस्टेंट है और आर कांस्टेंट है, बाकी सब कुछ वेरी कर रहा है। तो मैं ये लिख सकता हूं दैट पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ये मैं लिख सकता हूं। अब अपनी मर्जी से, जो आपको अच्छा लगता है, अपनी मर्जी से किसी भी एक को कांस्टेंट मान लो। लेट्स से मैंने यहाँ पर कांस्टेंट मान लिया, मैंने प्रेशर को कांस्टेंट मान लिया, इफ P इज कांस्टेंट। अपनी मर्जी से अपने आप ही, चाहे आप वॉल्यूम को मान लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, तो हम ये लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अब क्योंकि मैंने प्रेशर को कांस्टेंट माना है, तो प्रेशर तो कांस्टेंट ऐसा दिखेगा, यानी कि y एक्सिस जो है वो फिक्स रहेगी, x एक्सिस में चेंज आएगा। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक लाइन खींच लो। अब यहां से आप टाई लाइन बनाओ, तो ये मेरे पास तीनों ग्राफ के कॉरेस्पॉन्डिंग तीन अलग अलग वॉल्यूम्स आ गए। इस वॉल्यूम को मैंने नाम रखा V1, इसका रखा V2 और इसका रखा V3। अब यहां पे मुझे पता है कि वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर। अगर अब वॉल्यूम जो है वो एक्स एक्सिस में इस तरीके से बढ़ रही है, तो ये तो श्योर है कि जो V3 है वो किससे बड़ा है? V2 से। और V2 किससे बड़ा है? V1 से। और जो V3 वॉल्यूम है वो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है? T3 के कॉरेस्पॉन्डिंग। V2 वॉल्यूम T2 के कॉरेस्पॉन्डिंग और V1 वॉल्यूम T1 के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो यानी कि कुल मिला के अगर ऐसा ये वाला रिलेशन ट्रू है, तो ये भी तो ट्रू होगा, T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। तो अब देख लो आपका कौन सा ऑप्शन मैच करता है। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। अगर आपको ऐसे नहीं करना, आपको यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट करना है, तो आप वैसे भी वॉल्यूम कांस्टेंट करनी है तो वैसे भी कर सकते हो। देखो कैसे, अब वॉल्यूम अगर मैंने कांस्टेंट करी तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब की बार जो आप लाइन खींचोगे वो कुछ ऐसे ही वर्टिकल लाइन खींच लोगे, इस तरीके से एक वर्टिकल लाइन खींचोगे, इस तरीके से जो मैं येलो से दिखा रहा हूँ। और इस वर्टिकल लाइन के कॉरेस्पॉन्डिंग आप लाइंस खींचो, और यहाँ पर फिर आपको P1, P2 और P3, ये हो जाएगा P3, ये हो जाएगा P2 और ये हो जाएगा P1। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी आप करोगे तब भी आपको ये आंसर मिलेगा। मैं चाहता हूं कि आप एक बार वो खुद करके देखें कि क्या आप वॉल्यूम को कांस्टेंट करते हुए सेम रिजल्ट ला पा रहे हो या नहीं ला पा रहे हो। ठीक है, बहुत ही आसान इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर आते हैं। एक क्वेश्चन और मैं आपको करके दिखाता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। बहुत लंबा वीडियो हो गया है आज का, एक घंटा ही एक घंटा ही मैंने आपको पढ़ाने का बोला था, उतना ही हम करेंगे। आगे फिर सीरीज ऑफ लेक्चर हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे ताकि आपको सारी चीजें एक एक करके समझ में आ जाए। ठीक है, और भी टॉपिक्स अभी आप कर रहे होंगे, तो इसको आप साइड बाय साइड, ज्यादा बर्डन लेके मत देखो, आराम से देखो, आराम से आपका एग्जाम क्लियर होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखो। एक क्वेश्चन अब की बार बस डिफरेंस इतना सा कर दिया कि इसने जो ग्राफ है वो चेंज कर दिया। कैसे चेंज कर दिया ग्राफ? अब की बार इसने क्या किया कि P वर्सेस 1/V प्लॉट कर दिया। अब ये जानते हैं कि ये तो लीनियर ग्राफ आता है, दिख भी रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ग्राफ कुछ भी किसी में मर्जी बना के देते हैं, हमें कोई चक्कर नहीं है। हमें फिर से अपनी इक्वेशन का इस्तेमाल करना है, PV इज इक्वल्स टू NRT। NR कांस्टेंट फिर से, तो PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ठीक है, अब सबसे पहले ना इसको हम जैसी इक्वेशन दे रखी है उसमें जैसा ग्राफ दे रखा है उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो क्या मैं लिख सकता हूं दैट P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T इंटू 1/V। मैंने क्या किया, मैं जो ये वाला V था इसको उठा के मैं इधर ले आया, बस मैंने और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अब ये वाली मेरे पास एक इक्वेशन मुझे यहाँ पर दिखाई देने लगी है। अब आप किसी भी चीज को कांस्टेंट मान लो, लेट से मैंने यहाँ पे मान लिया इफ 1/V इज कांस्टेंट। मैंने मान के चलिए कि 1/V जो है वो कांस्टेंट है। अगर ऐसा है तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो गया। अब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो गया और 1/V कांस्टेंट हो गया, तो 1/V को कांस्टेंट भी हमें करके दिखाना पड़ेगा, यानी कि यहां से यहां तक एक कांस्टेंट हो गया। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यानी कि x एक्सिस की कॉरेस्पॉन्डिंग कांस्टेंट मैंने यहाँ पर लाइन खींच ली। इसमें 1/V कहीं पर भी चेंज नहीं हो रहा। इसको मैंने टाई लाइन से देखा कि y एक्सिस पे इनकी क्या वैल्यूज आ रही हैं, तो y एक्सिस पे जब मैंने इनकी वैल्यूज को देखा तो मुझे यहाँ पर मिला T3 T1 के कॉरेस्पॉन्डिंग। देखो यहाँ पर मुझे अलग अलग प्रेशर मिल रहे हैं। T1 के कॉरेस्पॉन्डिंग, ये जो T1 है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे जो प्रेशर का वैल्यू मिला दैट इज P1 बोल देता हूं मैं। ठीक है, और T2 के कॉरेस्पॉन्डिंग P2 और T3 के कॉरेस्पॉन्डिंग P3। ठीक है, अब यहां पर मुझे पता है कि जो प्रेशर है, प्रेशर का वेरिएशन कैसे है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, और प्रेशर का वेरिएशन कैसे है, P1 बड़ा है, फिर P2 है और फिर क्या है, P3 है। ध्यान रखना इस बात का, फिर P3 है। अब P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, तो यानी कि अगर P1 बड़ा तो T1 क्या सबसे बड़ा, देन T2 एंड देन क्या हो जाएगा हमारे पास
T3। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि T1 जो है वो सबसे बड़ा, फिर T2 एंड देन T3। ये हो जाएगा हमारा फाइनल रिजल्ट। अब देखो कौन सा ऑप्शन मैच करता है, ए ही ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है कि T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3। सो बहुत ही सिंपल तरीके से हमारा बॉयल्स लॉ हमने कंप्लीट किया। इसके कुछ और क्वेश्चंस और नेक्स्ट लॉज जो हैं वो हम अगली क्लास में शुरू करेंगे, और लेक्चर 3 में उसके बारे में हम खूब चर्चा करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, और stay tuned for complete gaseous state and many more lectures to come. Thank you so much.